हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वन शॉर्ट लेक्चर। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक पर बात कर रहे होंगे, डेट इज़ मायोसिस। मायोसिस के फंडामेंटल्स को डेवलप करेंगे और बहुत तरीके से समझेंगे कि यार आखिरकार इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, बिफोर आई बिगिन विद एनीथिंग, तुमको फटाफट से बता देता हूँ अनअकैडमी प्लस के बारे में। ये सब पे मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में जान लो। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है यार। मज़ेदार क्यों? क्योंकि यार ये तुमको डबल फ़ायदा देती है। कैसे? हर संडे को ये टेस्ट होता है, क्लास 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, 13th वालों के लिए। और बेस्ट पार्ट ये कि तुम पढ़ो लिखो, बढ़िया से टेस्ट दो, compete करो, प्रेशर को फील करो। और अगर अच्छी रैंक निकाल ली, यानी कि 1 to 150 तक प्राइजेस हैं, रैंक निकाल लिए तो भाई 100% स्कॉलरशिप तक जीत सकते हो टॉप 3 विनर्स को। ठीक है, बाकियों को भी प्राइजेस हैं, तो सबसे पहले इसकी तैयारी रखो पूरी हमेशा अनअकैडमी कॉम्बैट की। ठीक है, दूसरा अनअकैडमी प्लस पर बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी ऑनगोइंग है। मेरे खुद के भी ऑलरेडी एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, वन शॉर्ट कोर्स, डेट इज़ फॉर स्पेसिफिकली ड्रॉपर्स, जो 21 अपीयरिंग है। और एक मंजिल बैच भी स्टार्ट हुई है, तो तुम उसके लिए भी तैयारी बनाए रखो। और कभी भी प्लस के ऊपर आते हो तो तुम यार जो भी अभी ड्रॉपर्स हैं, जो 21 अपीयर होंगे, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्रेफर करना। और जो भी 12th में है और जो 11th में है, वो अभी 12 मंथ या 24 मंथ अकॉर्डिंगली अपना प्रेफर कर लेना। ठीक है, इसमें एक खास चीज़ तुम्हारे लिए चल रही है, एक कॉम्बो सेल चल रहा है। बेसिकली 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पे तुमको एक्स्ट्रा ऑफर्स हैं, नीट यूजी और सीबीएसई दोनों का सब्सक्रिप्शन तुमको मिल रहा है। ठीक है, और एडिशनल ऑफ वगैरह भी हैं। ऐसे ही 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर बरी है। एक खास बात बता रहा हूँ, जो 21 एस्पिरेंट्स हैं उनको 3 मंथ पर 1 मंथ का ऑफ एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयारी रखो पूरी। और कभी भी ज्वाइन करना तो ये कोड याद रखना, प्रणव लाइव, ये कोड अप्लाई कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आज के मेन मुद्दे के ऊपर, मेन मसले के ऊपर, और चर्चा करते हैं आखिरकार मायोसिस में हो क्या रहा है। ठीक है, देखो, मायोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना। रिडक्शन डिवीजन मतलब ये अपने पास सेल है। अगर मैं इसमें ऐसा पेरेंट बना रहा हूँ, मैं पहले ही कंडेंस करके बना रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अगर ये मेरा पेरेंट सेल है, नॉर्मल सा पेरेंट सेल बनाया हमने, और ये रेप्लिकेट वगैरह अपना करता है। तुमको पता है जब ये G2 फेज़ में पहुंचता है, G2 फेज़ में अगर मैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, एकदम फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं कि डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। जब मैं मायोसिस की बात करता हूं तो मायोसिस में जो इससे डॉटर्स बनेंगे ना, सबसे पहले होता है एक मायोसिस 1। ठीक है, मायोसिस 1, मायोसिस जो कहना है कह लो। यहाँ पर आता है अपने पास ये जो 2 डॉटर सेल्स आते हैं, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। बहुत ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। ये डॉटर सेल्स जो आ गए अपने, कुछ ऐसे डॉटर सेल्स निकल करके आ गए। अब इसमें जानने वाली क्या बातें हैं उस पर ज़रा फोकस करें। ठीक है, कि ये पेरेंट सेल डिप्लॉयड है। मान लेते हैं ईच का मास 10 पिकोग्राम है, तो ये टोटल का मास कितना हो जाएगा? 40 पिकोग्राम हो जाएगा। ठीक है, सेम वे में अगर तुम इसको देखोगे तो ये भी डिप्लॉयड है और इसमें 80 पिकोग्राम कॉन्टेंट है। और अगर तुम इन डॉटर्स को ऑब्जर्व करोगे तो यार इन डॉटर्स में प्लॉइडी हो गई है, हैप्लॉइड, लेकिन मास देखो 1 2 3 4 40 पिकोग्राम है। यहाँ पर भी एन हो गया है लेकिन 40 पिकोग्राम है। अब एन क्यों हो गया है तो तुम ध्यान से देखो यार, लाल वाला एक ही प्रेजेंट है तो यार ग्रीन वाला भी एक ही प्रेजेंट है, तो पेयर नहीं है तो भाई हैप्लॉइड हो गया। यहाँ लाल लाल 2 है, यहाँ पर लाल लाल 2 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस बेसिस पर हमने डिफाइन करा इस चीज़ को। ठीक है, अब इसमें जानना क्या है, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। अब रिडक्शन हर सेंस में होना चाहिए। यहाँ देखो ये 2n है, ये 2n का तो n हो गया, लेकिन ये 40 पिकोग्राम का अभी भी 40 पिकोग्राम ही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यार ये वाला जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ यहाँ पर अटैच्ड बेसिकली स्ट्रक्चर है ना। तो अगर मुझे इसको ट्रूली हैप्लॉइड बनाना है तो मुझे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करना पड़ेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा? देखो, अब मुझे कुछ ऐसा अल्टीमेटली बनाना पड़ेगा, इस एक इंडिविजुअल सेल को फिर डिस्ट्रीब्यूट करा करके। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ध्यान से देखो, कुछ इस तरह से। अब अगर मैं इस सेल की बात करता हूँ तो ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। मास वाइज ये 20 पिकोग्राम है और ये भी 20 पिकोग्राम है। ठीक है, इसका 1 2 ले लिया तो 20 पिकोग्राम हो गया। अब ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर कि अगर ये पेरेंट है 2n 40 पिकोग्राम, तो ये बना डॉटर n 20 पिकोग्राम। एंड दैट इज़ द वेरी फंडामेंटल ऑफ मियोसिस कि हमको मियोसिस 1 करना है, मियोसिस 2 करना है। अब इसको एक फ्लो चार्ट टाइप में लिख देता हूँ, जिससे अगर कोई कन्फ्यूजन भी आया हो गलती से तो वो भी क्लियर हो जाए। कुछ गोले बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, 1 2 3 4 गोलों से हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस बेसिक को पहले यहाँ पर ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं एकदम से।
बस एकदम फंडा को क्लियर करने पर पूरा फोकस है ना। यहाँ पर आ जाओ, ये बना लिए और ये बना लिए। देखो ट्रेंड देखना, ये तुम्हारे पास पेरेंट है, G1 फेस कह लेता हूँ मैं, ये तुम्हारा G2 में ऐसा दिख रहा है, ये मियोसिस 1 का डॉटर है और ये तुम्हारा मियोसिस 2 का डॉटर है। प्लॉइडी में चेंजेस को ऑब्जर्व करना, ये तुम्हारा डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। मास में चेंज को ऑब्जर्व करना, 1 2 3 4 टोटल तुम्हारे पास 1 2 3 4 4 स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ 40 पिकोग्राम, ईच का मास 10 है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 80 पिकोग्राम। यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 40 पिकोग्राम। यहाँ 1 2, तो यहाँ लिख देता हूँ 20 पिकोग्राम। तो ध्यान देना ट्रेंड कैसा चल रहा है कि अगर मैं पेरेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, ये पेरेंट 40 है और यहाँ पर मायोसिस 1 का डॉटर सेल भी 40 है और यहाँ पर ये वाला जो है 20 पिकोग्राम है। तो यहाँ पर तुम देखो ट्रूली हैप्लॉइड सेल्स का अल्टीमेटली प्रोडक्शन हुआ। अब आ जाओ समझते हैं कि यार ये प्रोसेस क्या है, कैसे है, क्या चलता है और ऐसा क्या चीज़ है मियोसिस में जो उसको माइटोसिस से बहुत ज़्यादा अलग बनाता है। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जब पढ़ते हैं तो गमीटोजेनेसिस पढ़ते हैं ना, उस टाइम हम बहुत बार टर्म आता है कि मियोसिस के थ्रू गमीट्स बने। तो अब मियोसिस करा रहे हैं तो इसमें मियोसिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 फेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में ऐसे ही प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और 2 में ऐसे ही प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ऐसा हम डिफाइन करते हैं इस चीज़ को। अब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो सिनेरियो को। इसमें जो प्रोफेज 1 है इट इज़ फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब इनमें क्या हो रहा है बहुत ध्यान से देखना, इन फेजेस में क्या हो रहा है। उस पर जाने से पहले आई होप यू आर वेरी वेल क्लियर अबाउट कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। एक बार समझ लो अगर याद नहीं है तो। जैसे क्रोमोसोम 1 है, एक मैटरनल कॉपी एक पैटर्नल कॉपी। क्रोमोसोम 2 है, एक मैटरनल कॉपी पैटर्नल कॉपी। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो इनकी भी ऐसे कॉपी बनती है, इनकी कॉपी बनी, इनकी कॉपी बनी, इनकी कॉपी बनी। ठीक है, अगर मैं इसमें नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 इज इक्वल टू 2, कॉन्टेंट एकदम सेम है। 3 इज इक्वल टू 4, कॉन्टेंट एकदम सेम है क्योंकि रेप्लिकेट होकर कॉपी बनाए। 5 इज इक्वल टू 6 क्योंकि रेप्लिकेट होकर कॉपी बना। 7 इज इक्वल टू 8, कॉन्टेंट सेम है। तो इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं इनको हम लोग? सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा यार ये जो पोर्शन है ये मान लो मदर से आया, ये फादर से आ रखा है, तो इन दोनों का फंडामेंटल स्ट्रक्चर वही है। तो इन दोनों को बेसिकली हम कहते हैं ना, इनकी बात करें अगर तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो ये वाला यानी कि अगर मैं इसको क्रोमोसोम ए कहूँ, इसको मैं बी कहूँ, इसको मैं सी कहूँ, इसको डी कहूँ, तो ए एंड बी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, सी एंड डी होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम, लोगस मतलब होता है इंफॉर्मेशन। तो वही है ना कि क्रोमोसोम 1 मम्मी से आया, क्रोमोसोम 1 फादर से आया। बहुत सिंपल कंसेप्ट में ये देखो, मान लेते हैं ये क्रोमोसोम एक है और ये दूसरा क्रोमोसोम, मान लेते हैं यहाँ कैपिटल टी एलील है, यहाँ स्मॉल टी एलील है, लेकिन दोनों एक ही जीन की बात कर रहा है। सो जिसमें एक ही जीन के मल्टीपल एलील से सेम एलील्स प्रेजेंट हो, उस बेसिस पर हम होमोलॉगस क्रोमोसोम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जान करके रखना। अब देखो होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक फंडा समझना, तभी मियोसिस समझ आएगा। अगर मेरे पास ये पर्टिकुलर एक मैंने बनाया स्ट्रक्चर, देखो बहुत ध्यान से, ये एक क्रोमोसोम बनाए, एक और क्रोमोसोम बना लेते हैं बाजू में। अब ये रेप्लिकेटेड कॉपी है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये 1 2 3 4 इस पूरे को ए कहा, बी कहा। ए एंड बी आर होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, 1 and 2 आर सिस्टर क्रोमेटिड, 3 and 4 आर सिस्टर क्रोमेटिड। नाउ थिंक लॉजिकली, whenever we talk about exchange of genetic material और recombination, खुद सोचो, यहाँ कोई जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ कोई जेनेटिक मटेरियल है यार, जो 1 पे वही तो 2 पर है, तो इन दोनों में एक्सचेंज कराने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसे ही 3 और 4 में एक्सचेंज कराने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन 2 और 3 में तो करा सकते हो, 1 और 3 में तो करा सकते हो, 1 और 4 में तो करा सकते हो, 2 और 4 में तो करा सकते हो। क्यों? क्योंकि इन पे इंफॉर्मेशन कैसी है ध्यान रखना। जैसे मान लो इसका ये जो पॉइंट है, यहाँ एक जीन का लोकस है। अब जीन का लोकस नहीं समझते तो एक बार सेल फंडामेंटल पे चल जाओ, वैसे क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तुमको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, मान लेते हैं इसका कोई एलील है, कैपिटल ए एलील यहाँ पर प्रेजेंट है।
ऐसे ही यहाँ पर स्मॉल ए एलील प्रेजेंट है। अब लॉजिकली 1 पे भी कैपिटल ए होगा क्योंकि ये डिक्टो कॉपी है, और यहाँ पर भी स्मॉल ए होगा, तो एक्सचेंज जो होता है वो इनमें हो सकता है, याद रखना। अब 1 2 सिस्टर है, 3 4 सिस्टर है, तो यार ये 2 और 3 के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? इनको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, याद रखना। तो हमेशा याद रखो, कभी भी क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे ना, वो हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच बात करेंगे। किनके? ए और बी के बीच। अब ए और बी क्या है? ये अपने होमोलॉग से क्रोमोसोम 1 का मान लेते हैं, तो ये क्रोमोसोम 1 का मैटरनल पार्ट है, ये पैटर्नल पार्ट है, मदर से और फादर से। तो द क्रॉसिंग ओवर इफ हैपेंस, इट विल हैपन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच ये सारा का सारा क्रॉसिंग ओवर वाला काम चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये समझ गए हो, तो अब इसी क्रॉसिंग ओवर पे हम और आगे लेकर के चलते हैं और समझते हैं मायोसिस को, ठीक है। मैं कुछ गोले ड्रॉ कर लेता हूँ। गोला नंबर 1, गोला नंबर 2, 3, 4, 5 गोले बना लेते हैं, ठीक है। इसी से समझते हैं। देखो, सबसे पहले स्टेज में मैंने क्या ड्रॉ किया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर एग्जिस्ट करा देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे लेके चलते हैं इसको, गोलों को आराम आराम से ड्रॉ करते हैं। पहले स्टेज में कंडेंसेशन हुआ है मटेरियल का, ठीक है। पहले स्टेज में जेनेटिक मटेरियल अभी जो है कंडेंस करा है ना, अभी तुरंत तरोताज़ा कंडेंस किया। उसके बाद क्या हुआ? सिनेप्सिस कराना है अपने को, ठीक है। तो सिनेप्सिस कुछ ऐसे होती है, मतलब ये साथ साथ आ जाते हैं। मैं अभी इसका जूम्ड इन व्यू भी तुमको समझाता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी उससे एकदम। और इसके बाहर अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है लगी हुई है प्रॉपरली, ठीक है। अब ये जो सेकंड स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, देखो, इसको कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करूं तुम्हारे सामने, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, ध्यान से देखना। ये एक बना दिया मैंने क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड बना दिया, सिस्टर क्रोमेटिड। ये दूसरा बना दिए, यहाँ पर इसका ये भाई आकर के ऐसे जुड़ गया एकदम से, और ये जो है ऐसा कुछ ऐसा दिखता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, याद रखना। इसमें खास बात क्या है? देखो, बीच में तो सेंट्रोमियर लगा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को प्यार से कहते हैं हम लोग बाइवेलेंट या तो टेट्राड। बाइवेलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसमें दो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हैं, तो बाइवेलेंट। टेट्राड क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 सिस्टर क्रोमेटिड, इसलिए टेट्राड, और 2 सेंट्रोमियर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इट इज बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, याद रखना। सो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दिस वेरी स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर। ये क्यों बना है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर करवाना है, ठीक है। तो अगले फेज में क्या होता है? इनका क्रॉसिंग ओवर होता है, करा देते हैं क्रॉसिंग ओवर, इन्हीं के बीच करवाएंगे और क्या। ध्यान से देखो, इसको यहाँ करें बंद, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है अभी भी, और अब कराते हैं हम लोग ज़रा सा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के लिए बस मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि हाँ भाई क्रॉसिंग ओवर हुआ, सांकेतिक क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब सही में तो करवा नहीं पाएंगे इधर बैठा के, ठीक है। तो बस यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ हमने दिखाया, इधर एक्सचेंज दिखा दिया, इधर एक्सचेंज दिखा दिया, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। इसके बाद क्या होता है? ध्यान से देखना। इसके बाद अब ये मेम्ब्रेन, अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करा दिया हूँ मैं। अब क्या हो रहा है? ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये अलग होना शुरू हो रहे हैं। ये जो है अब एकदम से अलग होना शुरू हो रहे हैं, ध्यान से देखोगे स्ट्रक्चर को, ठीक है। बताता हूँ, एक एक किस डिटेल समझाता हूँ। और लास्ट में आओगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब है, यहाँ पे मटेरियल अलग अलग हो चुका है, और यहाँ पर भी अपन उसको अलग कर देते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को भी। और जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ हल्का ऐसे लाल लाल मार्क कर देते हैं कि हाँ भाई वहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है, कुछ तो एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी कहानी है। तो क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ, ध्यान से देखो। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, साथ है, कौन साथ है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इनके बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ। जहाँ से क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ से ये अलग होने, देखो दे स्टार्टेड सेपरेटिंग। ये देखो, ये पोर्शन यहाँ पर खुलना शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो इट स्टार्ट सेपरेटिंग एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ध्यान देना, यहाँ पर देखोगे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी स्ट्रक्चर को कहा गया है क्या? कयाज्मा कहा गया है, ठीक है। तो द क्रोमोसोम स्टार्ट सेग्रीगेट, द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड that were attached start segregating except at the site of crossing over that leads to appearance of chiasma। तो यहाँ पर chiasma अपीयर होता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर, और लास्ट में देखोगे तो chiasma भी छूट जाता है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है, ठीक है। अब इन्हीं को फेजेस कहते हैं। पहले वाले को हम लोग कहते हैं क्या? लेप्टोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है।
दूसरे वाले को जाइगोटीन, जाइगो मतलब फ्यूजन है ना, मिलना, मिलन, तो ये साथ आए तो जाइगोटीन। इसमें क्या बना अपना, बाइवेलेंट बना या टेट्राड कह लेंगे इसको, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। लेप्टोटीन की खास बात ये कि प्रॉपर कंडेंसेशन हो जाता है, ध्यान रखोगे, ठीक। यहाँ पर फिर जो अगला फेज है उसको हम कहते हैं पैकीटीन। अब पैकीटीन में क्या हो रहा है, ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर को मैं यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन भी लिख सकता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर होते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर होते हैं, याद रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, ये भी तुम याद रखना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पैकेटीन की बात हुई। उसके बाद यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आता है डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड देन वी हैव डिप्लोटीन। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देना, डिप्लोटीन में कयाज्मा का अपीयरेंस हो रहा है। दूसरा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आते हैं हम लोग डाइकाइनेसिस के ऊपर, जिसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयाज्मा हो रहा है। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो, एकदम मक्खन है, कोई दिक्कत तो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर डाइकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयाज्मा हो गया और अल्टीमेटली हमारे पास ये पोर्शन आया। अब ये मैंने तुमको जो भी बताया ना यार, इन सबको कहा जाता है क्या, बेसिकली ये प्रोफेज 1 का पार्ट है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस पार्ट्स ऑफ योर प्रोफेज 1 ध्यान रखोगे, ठीक है। हम लेप्टोटीन को अर्ली प्रोफेज भी कह सकते हैं, डाइकाइनेसिस को लेट प्रोफेज भी कह सकते हैं। डाइकाइनेसिस में सेंट्रियोल ऊपर ऊपर माइग्रेट करके पहुंच जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। और डाइकाइनेसिस में ही तुम्हारा लेट प्रोफेज है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, ऑर्गेनेलीज डिसअपियर होते हैं, ठीक है। अब आफ्टर प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 आता है। बहुत ध्यान से देखना कि मेटाफेज 1 में क्या डिस्टिंक्शन है। मैं तुमको 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। एक सिनेरियो तुम्हारे सामने ये बना रहा हूँ, ठीक है। एक मैं आराम से ड्रॉ कर लेता हूँ, सबसे पहले छोटा छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा समझोगे। एक नॉर्मल सिनेरियो बना लेते हैं, फिर एक एबनॉर्मल सिनेरियो बनाएंगे, दोनों बना के समझेंगे। एक तरफ माइटोसिस बना रहे हैं, एक तरफ मियोसिस बना रहे हैं, ठीक है। इधर लगा देते हैं हम लोग स्पिंडल, यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, सबको जोड़ दिया, फिर इधर भी सबको जोड़ दिया। उसके बाद ऐसे ही जो है यहाँ पर जोड़ दिया सबको, और ऐसे ही जो यहाँ पर जोड़ दिया। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखो, ये जो तुम देख रहे हो ये माइटोसिस का मेटाफेज है, और ये जो तुम देख रहे हो ये मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 है, ठीक। ध्यान देना, माइटोसिस में एक सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट बना है, इसमें हर क्रोमोसोम को दोनों तरफ से पकड़ रखा है, ध्यान देना। लेकिन मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में ध्यान दोगे डबल इक्वेटोरियल प्लेट बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हर क्रोमोसोम को एक तरफ से पकड़ा हुआ है, ध्यान दोगे इस चीज़ के ऊपर। तो ये डिस्टिंक्शन है प्रोफेज मतलब माइटोसिस के मेटाफेज का और मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 का, ठीक है। फिर उसके बाद हम एनाफेज पर आते हैं। एनाफेज को अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले वापस से 2 गोले ड्रॉ कर लेंगे और फिर एनाफेज को हम लोग समझेंगे कि एनाफेज में हो क्या रहा है। देखो, ये सब अब से अलग होना शुरू हो जाएंगे, मैंने टूल ऑफ नहीं किया था तो ऐसी हरकतें करने लगते हैं। रुक जाओ ज़रा, मैं इसको बना लूँ प्रॉपरली पहले, फिर समझाते हैं। इन दोनों को जो है एकदम से अलग कर लिया गया है बिल्कुल से, ठीक है। और अब इनको भी जो है पकड़ करके पूरी तरह से अरेंज कर दिए, बिल्कुल इस तरह से कुछ एकदम से डन है। अब ध्यान से देखना फ़र्क क्या है। ये माइटोसिस का एनाफेज है, ये मियोसिस 1 का एनाफेज 1 है। फ़र्क क्या हुआ, देखो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पर किसका सेपरेशन हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो तुम, ठीक है। दूसरे केस में देखना, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, तो एक तरफ सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन है और एक तरफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन है। सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सेंट्रोमियर जो था उसमें स्प्लिट आया। यहाँ पर सेंट्रोमियर में कोई सा भी स्प्लिट हमको देखने को नहीं मिला है, वो एज सच जो है अपना जा रहा है, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो मेजर पॉइंटर्स क्या हुए मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में कि सेंट्रोमियर में कोई भी स्प्लिट नहीं हो रहा है। सेपरेट कौन कर रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मियोसिस 1 का एनाफेज 1 तो हो गया।
अब एनाफेज के बाद टीलोफेज नहीं ड्रॉ करते हैं, रिवर्स ऑफ प्रोफेज है, हम डॉटर्स ऑफ मियोसिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो डॉटर सेल्स ऑफ मियोसिस आखिरकार कैसे दिखेंगे देखना। इनमें कंटेंट क्या आ रहा है, कुछ ऐसा। ऐसा क्यों देख सकते हो तुम यहां पर, जब ये सेपरेट होंगे तो मैं ऐसे दो सेल बनाऊंगा, एक इधर ऊपर एक इधर, तो ये वाले पोर्शन में क्या बचा और ये वाले पोर्शन में क्या बचा। तो मियोसिस 1 के डॉटर सेल कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। ध्यान से देखो, लाल का सिर्फ एक है, ग्रीन का सिर्फ एक है, तो मैं इसको हैप्लॉइड कह सकता हूँ, इसको भी हैप्लॉइड कहूँगा। ठीक, लेकिन यार ये ट्रूली हैप्लॉइड नहीं है। तो एक सबसे पहला पॉइंट कि द डॉटर सेल्स ऑफ मियोसिस 1 आर हैप्लॉइड बट दे आर नॉट ट्रूली हैप्लॉइड। व्हाई दे आर नॉट ट्रूली हैप्लॉइड? बिकॉज स्टिल द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड। तो इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करना बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ द रीज़न मियोसिस 2 हैपेंस। ठीक है, बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है ये कि मियोसिस 2 हो क्यों रहा है कि यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं बिल्कुल से। ठीक, अब अगले फेज पर चलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स को बिल्कुल से अलग किया जाएगा। तो अगला जो पार्ट है, इस पे जाने से पहले एक फेज आता है जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। अब इंटरकाइनेसिस इज अ शॉर्ट लिव्ड फेज। इसमें अल्टीमेटली हो ये रहा है कि शॉर्ट लिव्ड है इन द सेंस, पहले तो ये समझ लो कि ये एक इंटरफेज होता है, एक इंटरकाइनेसिस होता है। द फेज बिटवीन मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2 इज व्हाट यू कॉल एज इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो अब इंटरकाइनेसिस में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, पहली बात ये ध्यान रखो बस तुम। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे मियोसिस 2 के ऊपर। ठीक है, अब जरा देखो मियोसिस 2 में क्या होगा। मैं डायरेक्ट सा बना दे रहा हूँ मियोसिस 2, एक गोला इधर, एक गोला इधर, एक गोला इधर, एक गोला इधर, इतने में मियोसिस 2 खत्म हो जाएगा एकदम। ठीक है, देखो सबसे पहले कंडेंसेशन होता है हमेशा की तरह। तो प्रोफेज 1 में क्या हुआ, मटेरियल का कंडेंसेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मेटाफेज 1 में इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज किया। ठीक है, उसके बाद एट द एंड क्या किया, पकड़ के खींच लिया, पकड़ के इस तरह से खींच लिया। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, सबके सब अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच गए, बिल्कुल से सबको जो है रेस्पेक्टिव पोल्स के ऊपर पहुंचा दिया। कुछ यही सी कहानी है। अब इनको पकड़ के अरेंज यहाँ पर मैं करवा दे रहा हूँ, ये देखो। इफ़ यू चेक आउट दिस प्रोसेस इट लुक्स लाइक नॉर्मल माइटोसिस। ठीक है, और डॉटर सेल में एट द एंड कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको जब तुम सेपरेट करोगे तो तुम्हारे पास ऐसे 2 ठो डॉटर सेल आएंगे जो कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं कलर कोड को मेंटेन करते हुए ड्रॉ करता हूँ, नहीं तुम्हारा कंसेप्ट हिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं बढ़िया से, कुछ ऐसा। तो ये हमारे पास डॉटर सेल्स आएंगे। अब कंपेयर करना, एक डॉटर सेल मेरे पास ये है, सॉरी यहाँ पर गलती से इरेज हो, चलो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। तो ये मियोसिस 2 का डॉटर सेल है। ठीक, नाउ अब एक समझ में ही कहानी। अब देखो ध्यान से, पहली बात इसको देखोगे तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अभी दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं और दोनों का देखो कोई सिस्टर क्रोमेटिड नहीं जुड़ा हुआ है। तो मियोसिस 2 के बाद ट्रूली हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ठीक है, ऑल्सो इफ़ यू चेक दिस आउट, यहाँ पर देखोगे तो डबल इक्वेटोरियल प्लेट बन रहा है मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 पर। लेकिन यार यहाँ पर ऐसा कोई डबल इक्वेटोरियल प्लेट नहीं, सिंगल नॉर्मल जो है माइटोसिस की तरह जैसा काम होता है वैसा ही चला। अब इस पर चल चुका है इरेजर तगड़ा वाला। ठीक है, तो हो गई ये गड़बड़, तो मैं कर दे रहा हूँ फिर से ड्रॉ। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ये कभी कभी हो जाता है। हाँ, अब इनको फिर से देखो ध्यान से, सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट तुमको यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरा देखो यहाँ पर एनाफेज 2 है, ये मेटाफेज 2 है, ये प्रोफेज 2 है, ये टीलोफेज 2 है। एनाफेज 2 में देखो सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट कर रहे हैं, सेंट्रोमियर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कर रहे हैं और सेंट्रोमियर स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, दैट्स अबाउट मियोसिस 2 कि अल्टीमेटली इक्वेजनल डिवीजन जैसा ही है। अब जरा नटशेल में देखते हैं, कुछ सेल्स बना करके समझ लेते हैं एक बार कि हाँ भाई प्रोसेस में चल क्या रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये पूरा क्लैरिटी दे देगा तुमको, अल्टीमेट क्लैरिटी दे देगा कि आखिरकार प्रोसेस में हुआ क्या। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसको। कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, मैं एरोज ड्रॉ कर दे रहा हूँ, पूरा मस्त एकदम जो है एरोज ड्रॉ कर ले रहे हैं। और इसके ये जो डॉटर्स निकल आए एकदम से, और यहाँ पर ये बना लेंगे और यहाँ पर जो है ये बना लेंगे। अब इनमें देखना क्या हो रहा है। ये जो पेरेंट है इसकी प्लॉइडी कुछ ऐसी बना देते हैं एकदम से। ठीक है, इसमें करवा दिया हम लोग रेप्लिकेशन, यानी कि G1 के बाद हम G2 की बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद इसमें मियोसिस 1 करवाए तो हमको कुछ ऐसा सेल मिला। मियोसिस 1 करवाए तो कुछ ऐसा मिला। लास्ट में जाकर के इसको भी हम लोग सेपरेट करा देंगे। अब ज़रा मैं ट्रेंड लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये G1 में ऐसा दिखा, G2 में ऐसा दिखा, मियोसिस 1 के बाद ऐसा दिखा, मियोसिस 2 के बाद ऐसा दिखा।
ये तुम्हारा डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। यहाँ अगर मास तुम्हारे पास कितना आ रहा है, मैं अगर कह रहा हूँ यहाँ पर 40 पिकोग्राम है तो यहाँ पर 80 पिकोग्राम हुआ। यहाँ पर ईच सेल का मास की बात करूँ अगर मैं, तो वो तुम्हारा आ रहा है 40 पिकोग्राम, और अगर यहाँ में ईच सेल की मास की बात करूँ तो 20 पिकोग्राम। ठीक है, तो देखो ज़रा, 40 का हो गया 20, डिप्लॉइड का हो गया हैप्लॉइड, तो ये आ गए तुम्हारे पास ट्रू हैप्लॉइड सेल, द डॉटर सेल्स ऑफ मियोसिस, एंड दिस इज हाउ द होल प्रोसेस ऑफ मियोसिस वर्क्स। तो इतनी सी कहानी है जो तुमको जाननी है। ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के मेजर पॉइंटर्स याद रखना। ये किस में कायाज्मा अपीयर हो रहा है, किस में कायाज्मा गायब हो रहा है, एंड दैट विल बी ऑल फॉर मियोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप तुमको समझ आया हो। समझ नहीं आया तो कमेंट्स में बताना कोई भी दिक्कत तो। बाकी गेट सेट टू क्रैक इट। आज ही तुरंत अनअकैडमी प्लस पर आओ, और ऐसे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। ठीक है, और बाकी तुम टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो। यू कैन जस्ट सर्च प्रणव पुंडरीक एंड यू कैन गेट कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और बाकी प्लस पर ज्वाइन करते वक्त रिमेंबर टू अप्लाई दिस कोड। ठीक है, सी यू देयर वेरी सून इन द क्लासेस अगेन इन द नेक्स्ट क्लासेस, जिसमें हम माइटोसिस मियोसिस के कुछ जनरल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होंगे। दैट विल बी ऑल फॉर हियर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पर नए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा लेना फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स ऑफ द अपकमिंग लेक्चर्स, जो भी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ नीट मास्टर्स पर ले रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।